प्यारे बच्चों, आज विज्ञान विषय कक्षा 6 का दूसरा पाठ भोजन के घटक करेंगे और इस पाठ का यह हमारा अंतिम वीडियो है। हम अभी तक इस पाठ में पढ़ चुके हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। फिर हमने किया परीक्षण कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। उसके पश्चात विभिन्न जो पोषक हैं हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात संतुलित आहार किया। संतुलित आहार में एक बात बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा कि संतुलित आहार का तात्पर्य यह नहीं है कि हम महंगे से महंगे खाद्य पदार्थ खाएं। हम बादाम, किशमिश, देसी घी या और महंगे महंगे जो विभिन्न उत्पाद होते हैं उनको खाने से ही हम पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकते हैं या हम स्वस्थ रह सकते हैं। बल्कि हमारी जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो हम बादाम की जगह मूंगफली की जो गिरी होती है उसके द्वारा बादाम में और मूंगफली में लगभग समान हमें ऊर्जा और पौष्टिक तत्व उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार हम महंगे जो फल होते हैं उनके स्थान पर जो मौसम में आसानी से उपलब्ध फल हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। जो हमें आसानी से उपलब्ध सब्जियां हैं उनका प्रयोग करके भी हम अपने आप को स्वास्थ्य हमारा अच्छा बनाए रख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि महंगा भोजन खाना स्वास्थ्यवर्धक भोजन की निशानी नहीं कह सकते, बल्कि हम कम रुपये की लागत से भी संतुलित आहार प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। संतुलित भोजन तक हम कर चुके हैं। ये एक पॉइंट मेरा पिछले वीडियो में रह गया था। मैंने उचित समझा कि इसमें आपको थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दूं। आज हम करेंगे अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या है? अगर हम लंबे समय तक अभावजन्य रोग क्या है? कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी विशेष पोषक तत्व के अभाव में रह जाए तो उस पोषक तत्व के कारण हमारा शरीर कुछ लक्षणों को प्रकट कर सकता है। कुछ रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं, विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं, उनको हम बोलते हैं अभावजन्य रोग। ये क्या है? ये वो विकृतियां हैं शरीर में, ये वो रोग हैं हमारे शरीर के जो किसी विशेष पोषक तत्व के लंबे समय तक हमारे भोजन में कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर प्रोटीन हमारे भोजन में नहीं है तो हमें प्रोटीन की कमी के कारण कुछ लक्षण हमारे शरीर में दिख सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना। ये विशेष तौर से जो छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि उनमें प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है, उनमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। चेहरे पे सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश, दस्त। तो हमें संतुलित आहार ग्रहण करने के लिए प्रयास करना चाहिए जिसमें कि
हमें संतुलित भोजन मिलता रहे, वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हैं। अगर हमारे भोजन में लगातार कार्बोहाइड्रेट की कमी है या वसा की कमी है, तो हमारे शरीर में लक्षण सामने आएंगे कि हमारी जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी, जो हमारी स्फूर्ति है, जो ताकत है, वो कम हो जाएगी। तो अलग अलग पोषक तत्वों के अलग अलग लक्षण दिखते हैं। उनमें से जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, मैं उनकी विशेष तौर से यहाँ पर चर्चा करूँगा। जैसे विटामिन ए की कमी है, किसी व्यक्ति में या किसी बच्चे में लंबे समय तक विटामिन ए की कमी है, तो उसमें जो विकार दिखाई देंगे, रोग दिखाई देंगे, वो क्या है? क्षीणता, दृष्टिहीनता, रतौंधी। ये सब क्या है? आंखों के रोग हैं। ये आंखों के रोग कौन कौन सी? क्षीणता और रात में कम दिखाई देना, उसको क्या बोलते हैं? रतौंधी। या दृष्टिहीनता यानी कम दिखाई देना। रतौंधी। इसके मैंने लक्षण आपको बता दिए कि क्या लक्षण होंगे। कमजोर दृष्टि, रात में या अंधेरे में कम दिखाई देना, और यह भी संभव है कि व्यक्ति की देखने की जो क्षमता है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। तो ये सभी आंखों से संबंधित रोग हैं। फिर है विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो है बेरी रोग। बेरी रोग में क्या होता है? दुर्बल पेशियां और काम करने की जो क्षमता है उसमें ऊर्जा में कमी हो जाती है। क्या है बेरी रोग? इसमें जो मांसपेशियां हैं वो दुर्बल हो जाती हैं और कार्य दक्षता, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। तीसरा है विटामिन सी की कमी। ये रोग बता रहा हूं भाई मैं, ये विभिन्न विटामिनों के कारण या विभिन्न जो खनिज लवणों के कारण होते हैं। स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून आना, और जो हमें चोट लग जाती है तो हमारे चोट लगने के पश्चात जो घाव होते हैं वो बहुत समय ले लेते हैं, घाव भरने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी के कारण जो रोग होता है उसका नाम है रिकेटस। रिकेटस रोग में क्या होता है कि हमारी जो अस्थियां हैं, हड्डियां, वो मुलायम हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं, और नरम होने के कारण अब मैं आपको बताऊं कि जो बच्चा है सामान्य तौर पर वो कैसे खड़ा होता है, उसकी हड्डियां या पैर इस प्रकार से होते हैं। अब ये पैर लगा लो भाई, है ना, तो इस तरह से सामान्य अवस्था में उसके पैर होते हैं। लेकिन जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो या तो वो हड्डियां क्या होती हैं, अंदर की ओर मुड़ जाती हैं इस प्रकार से। अंदर की ओर मुड़ जाती है कमजोर होके, या फिर क्या होता है कि ये बाहर की ओर मुड़ जाती हैं।
ये ऊपर से पैर है और जो ये इस प्रकार से, यानी जो सामान्य अवस्था में सीधी रहती है उसकी बजाय या तो अंदर की ओर मुड़ जाती है। और हमारी हरियाणवी में इसको क्या बोलते हैं सामान्य तौर पर, अगर भाषा में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये हरियाणा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए स्पेशल फांडा जो बोलते हैं ना, फांडा हो गया। तो ये रोग विटामिन डी की कमी के कारण जो शरीर में कैल्शियम बनने में सहायता करता है, विटामिन डी, उसकी कमी के कारण जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो मुलायम हो जाती हैं और जिसके कारण जो शरीर का वजन है उसके कारण या तो वो अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, पैर अंदर की ओर इस तरह से, या फिर बाहर की ओर ऐसे मुड़ जाते हैं पैर। तो ये रोग कौन सा है? रिकेटस। फिर उसके बाद आता है कैल्शियम की कमी। मैं ये साफ कर दूं। कैल्शियम की कमी के कारण जो कैल्शियम खनिज लवण हम पढ़ चुके हैं, तो कैल्शियम की कमी के कारण अस्थियां और दंत क्षय, अस्थियों की कमजोरी, अस्थियां टूटने लगती हैं और दंत क्षय, यानी हमारे दांत भी भुर भुर के टूटने लगते हैं। तो ये किसके कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। उसके बाद आयोडीन। आयोडीन जो हम नमक खाते हैं, आप लोगों ने जरूर कभी ना कभी सुना होगा कि जो समुद्र से नमक निकलता है उसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन की मात्रा उपस्थित रहती है। तो हमें नमक कौन सा प्रयोग करना चाहिए? जो समुद्र से निकलने वाला नमक है उसका प्रयोग करना चाहिए। और उस नमक में प्रचुर मात्रा में आयोडीन रहती है। और अगर हम उस नमक का प्रयोग नहीं करते तो क्या होता है, हमारे जो ये गर्दन होती है इसमें सूजन आ जाती है, यानी फूल जाती है। इसको बोलते हैं घेंगा, घेंगा रोग या गाइटर, गाइटर रोग है, घेंगा रोग है। थायराइड की जो ग्रंथि होती है उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है और उसके कारण जो ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फिर उसके बाद आता है लौह तत्व की कमी। लौह या लोहा कह लो भाई। लौह तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? अरक्तता। अरक्तता में क्या होता है? जो हमारा रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है वह किसका बना होता है? लौह तत्व का बना होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो ऑक्सीजन की ले जाने की क्षमता है शरीर में रक्त के द्वारा वह कम हो जाती है और हम जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वह भी भोजन के ऑक्सीडेशन से। भोजन ये आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका नज़रिया बता रहा हूँ कि क्या किन परिस्थितियों में क्या होता है, ये क्यों होता है। तो लौह तत्व की कमी के कारण शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और रक्त की कमी के कारण जो व्यक्ति है वो कमजोरी महसूस करता है और कुछ भी उसको करने का दिल नहीं करता। उसकी मांसपेशियां हैं वो जवाब देने लगती हैं और धीरे धीरे पूरा उसका शरीर कमज़ोर होने लगता है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताए कि भाई विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी की कमी या इसमें कैल्शियम, आयोडीन और लौह तत्व की कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, ये रोग कौन से कहलाते हैं? क्या नाम है इनका? इन रोगों का नाम है क्या? कौन से रोग बोलते हैं हम इनको? अभाव जन्य रोग। ये विशेष तत्वों या विशेष विटामिन्स, खनिज लवण की कमी के कारण हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही मैंने आपको प्रोटीन के बारे में बताया
कि भाई प्रोटीन की कमी होने से हमारी जो बढ़ोतरी है, बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर प्रोटीन नहीं प्राप्त होगी तो उनमें क्या होगा, मांसपेशियों का विकास नहीं होगा, सारा का सारा शरीर जो निर्माण कार्य हो रहा है शरीर में वो प्रोटीन के कारण होता है। अगर उसको कार्बोहाइड्रेट या वसा नहीं मिलेगा तो ऊर्जा की कमी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो रोग हैं, ये इस छठी कक्षा के अध्याय 2 में थे, हमने किए। आशा आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी थोड़ी बहुत आप कमी महसूस करते हैं तो एक बार अच्छे से किताब में ध्यान लगा कर पढ़िए, आपको सारी चीज़ें बखूबी समझ में आ जाएंगी। इस अध्याय में इतना ही, हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हो गया है। धन्यवाद।